आदाब, मैं हूं शादाब। एक सवाल का जवाब दीजिए। हिंसक भीड़ किसी बेगुनाह को पीटे तो बताइए जेल कौन जाएगा? आम जवाब होगा हिंसा करने वाला, लेकिन ये गलत जवाब है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? ठीक है, तो ये वीडियो देखिए। किसी भी हिंदू क्षेत्र में दिक्कत जाना। अरे एक तो सब मारो यार, एक सब मारो, एक तो मार दिया। ये है तस्लीम। मध्य प्रदेश के इंदौर में चूड़ी बेचने गए थे, लेकिन जेल चले गए झूठे केस में। अब आप इन झूठ को फैलाने वालों को देखिए। अब 3.5 साल बाद अदालत ने बरी कर दिया है तस्लीम को, क्योंकि सभी आरोप झूठे थे। इसलिए हम झूठ फैलाने वालों से पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? झूठ फैलाने वालों का पर्दाफाश करने के लिए हमारी टीम काफी मेहनत कर रही है और इसके लिए काफी रिसोर्स लगते हैं। हमें आपकी जरूरत है। क्विंट के मेंबर बने ताकि भारत फेक न्यूज से जंग जीत सके। एक और बात, अब से हर हफ्ते शनिवार यानी सैटरडे को जनाब ऐसे कैसे का एपिसोड आता है, तो देखना ना भूलें। इस वीडियो में हम आपको एक पैटर्न दिखाते हैं, कैसे झूठे आरोप, हिंसक भीड़, पुलिस की लापरवाही और पक्षपात लोगों की जिंदगी या तो जेल या अदालत में बर्बाद कर रही है। पहले तस्लीम की कहानी सुनाते हैं। साल 2021 में इंदौर में तस्लीम चूड़ी बेचने गया था। तब वहां कुछ हिंदूवादी संगठन के लोगों ने तस्लीम के साथ मारपीट की, धमकी दी गई कि चूड़ी बेचने हिंदुओं के इलाके में ना आए। लात, घूंसे, थप्पड़ मारे, फर्जी आधार कार्ड और नाम बदलकर हिंदू मोहल्ले में हिंदू लड़कियों को फंसाने का आरोप लगा। वीडियो बनाए गए, आसपास के लोगों को भी पीटने के लिए उकसाया गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। तस्लीम की पिटाई का वीडियो इंदौर की पुलिस ने भी देखा। जिस बाणगंगा थाना इलाके में यह सब हुआ, वहां के थाना प्रभारी ने तर्क दिया था कि अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की है, इसलिए हमने कार्रवाई नहीं की। फिर जब तस्लीम शिकायत करने खुद थाने पहुंचा तो पुलिस ने 14 धाराओं के तहत पीटने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब तक कहीं भी महिला या बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोप नहीं थे, लेकिन तस्लीम की शिकायत के बाद उस पर उल्टा केस कर दिया गया। तस्लीम पर पॉक्सो एक्ट समेत 9 गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। तस्लीम पर आईपीसी की धारा 354 मतलब महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, 354A यानी यौन उत्पीड़न, 467 जालसाजी, 468, 471, 420 धोखाधड़ी, 506 आपराधिक धमकी और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 यानी यौन उत्पीड़न के तहत आरोप लगाए गए। तस्लीम को 4 महीने जेल में रहना पड़ा। 3.5 साल अदालत में अपनी इज्जत और इंसाफ के लिए लड़ना पड़ा। तब जाकर उसे अदालत ने दोष मुक्त करार दिया। जिस 13 साल की बच्ची के नाम पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसने कोर्ट में आरोपी तस्लीम को पहचानने से इनकार कर दिया। उसने इस सवाल से भी इनकार कर दिया कि आरोपी उसके पास चूड़ी बेचने आया था। मतलब ये सब कुछ एक साजिश थी। तस्लीम पर 2 आधार कार्ड रख गुमराह करने और अपनी पहचान छिपाने का भी आरोप लगा। लेकिन कोर्ट में यह भी साबित नहीं हुआ कि उसने किसी को धोखा देने के मकसद से आधार कार्ड में नाम सही कराए थे। तब के कुछ बयान सुनवाता हूं, कैसे कुछ नेता और कथित पत्रकार मुसलमान का नाम सुनते ही आतंकी और पाकिस्तान का कनेक्शन जोड़ने लगते हैं। हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से। ये सॉफ्ट आतंकवाद है। ऐसे लोगों को तो उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, इनको ठीक करना। अब क्या कहेंगे माननीय नरोत्तम मिश्रा और वीडी शर्मा? क्या माफी मांगेंगे? झूठ फैलाने वाले मीडिया के वे लोग माफी मांगेंगे तस्लीम से? पिटाई से लेकर मानसिक पीड़ा, बदनामी, जेल, तस्लीम ने ये सब झेला, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है आप खुद सुनिए। गंगा जमनी तहजीब बनी है, बनी रहे। हम किसी को न गलत कहते हैं, न किसी को गलत कहें। धर्म के आधार पर झूठे केस का एक और मामला देखिए। साल 2022 में हिंदू जागरण मंच ने गोरखपुर के रहने वाले अभिषेक गुप्ता पर धर्मांतरण का आरोप लगाया। हिमांशु पटेल ने दावा किया कि अभिषेक गुप्ता अपने 8 लोगों की टीम के साथ लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच दे रहे थे। फिर क्या था, धर्म परिवर्तन का नाम सुनते ही पुलिस एक्टिव। 30 मई 2022 को अभिषेक गुप्ता को नामजद बनाते हुए 8 लोगों के खिलाफ यूपी गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिशोध अधिनियम
2021 की धारा 3 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया। अभिषेक 2007 से रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में एमआरआई और सीटी स्कैन टेक्नीशियन थे, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर ही उन्हें नौकरी छोड़ने और अपना मकान खाली करने का आदेश मिल गया। 6 अक्टूबर 2022 को अभिषेक की गिरफ्तारी हुई और उन्हें 40 दिन बरेली जेल में गुजारने पड़े। ईएमआई का बोझ था, फिर नौकरी छूटी, जान का खतरा था, भीड़ कब उन पर हमला कर दे। अब पुलिस के कामकाज पर अदालत ने भी सवाल उठाए हैं। अदालत ने दोनों को दोष मुक्त करार दिया है, यानी बरी। मामले में दोनों को झूठा फंसाने के लिए पुलिस कर्मियों, शिकायतकर्ता और गवाहों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। आप एक और मामला देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 30 किलोमीटर दूर एक मोहद गांव है। 18 जून 2017 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में लंदन में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने भारत की टीम को 180 रनों से हरा दिया था। इस मैच के बाद मोहद कस्बे के मुस्लिम लोगों पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने, मिठाई बांटने और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का आरोप लगा। तनावपूर्ण स्थिति का हवाला देकर पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपियों पर आईपीसी की धारा 124A यानी देशद्रोह और 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज किया। बाद में राजद्रोह की धारा को हटा दिया गया और दो समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की धारा जोड़ दी गई। 6 साल बाद मध्य प्रदेश की एक अदालत ने पाया कि यह मामला मनगढ़ंत था, क्योंकि शिकायतकर्ता और सरकारी गवाहों ने माना कि पुलिस ने उन्हें झूठे बयान देने के लिए मजबूर किया। यही नहीं, इन लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में उन्हें पीटा गया और अपशब्द कहे गए। सभी 17 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। यहां भी यही सवाल है, बार बार झूठे केस में लोगों को फंसाया जाता है, फिर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं? क्या बरी कर देना ही सिर्फ इंसाफ है? भारत की निचली अदालतों में कुल 4 करोड़ 54 लाख केस पेंडिंग हैं, जिनमें से 3 करोड़ के करीब आपराधिक मामले और 1 करोड़ सिविल मामले हैं। देश के हाई कोर्ट्स की बात करें तो 61 लाख केस पेंडिंग हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में करीब 82,511 केस पेंडिंग हैं। यही नहीं, देश भर के 25 हाई कोर्ट में जजों के टोटल सैंक्शन पोस्ट 1122 में 364 यानी लगभग 30% जजों की पोस्ट खाली हैं। वहीं जिला अदालतों में जजों के 5246 पद खाली हैं। सवाल यही है कि जब अदालतों पर केस का बोझ है, फिर इस तरह के फर्जी केस लगाने वालों को कड़ी सजा क्यों नहीं मिल रही, ताकि वो फर्जी मुकदमा करने की हिम्मत ना कर सके? नहीं तो देश पूछेगा, जनाब ऐसे कैसे?